Hello friends, once again I have come with a new concept of management. ये one thing I will tell you that this concept is not only for management students. This is useful for any person, anybody of India who has some interest in management or wants to learn something new. It is equally good for them. तो किसी के लिए भी ये उतना ही इंटरेस्टिंग और उपयोगी है जितना मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि आप जरूर ये देखें, ये आपको अच्छा लगेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है किसी भी कंट्री को? आप जैसे आंकते हो ना, यू आर मेजरिंग हाउ स्ट्रांग इज दिस कंट्री इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली कैसे, कौन सा कंट्री ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन कम स्ट्रांग है, इसके लिए कुछ मापदंड होना चाहिए। सम मेजरमेंट शुड बी देयर। व्हाट इज दैट? जीडीपी। फर्स्ट थिंग इज जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि मैं पूरे कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक फैमिली का जैसे टोटल इनकम होता है या टोटल एक्सपेंसेज होता है, जितना इनकम होता है उतना ही एक्सपेंसेज होता है या कुछ सेविंग हो जाती है उसमें, है ना? तो टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेज प्लस सेविंग। अगर हम पूरे कंट्री के लिए देखें तो क्या होगा? तो टोटल जो कंजम्पशंस है या जो जो टोटल इनकम है, तो हम कंजम्पशंस को देखते हैं। जो कंजम्पशन तभी होगा जब इनकम होगा। तो टोटल कंजम्पशंस प्लस टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड हाउस होल्ड्स। मतलब एक तो कंजम्पशन इंडिविजुअल का हमने देख लिया, हर कोई का जो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस है उसको हमने ऐड किया उसमें। फिर और क्या ऐड किया? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेस। जो कंपनियां बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाती हैं या फिर जो सेटअप करती है, नया इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। थर्ड क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करती है? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, सम 20,000 crores, 50,000 crores, 1,30,000 crores. This time, Government of India had announced in the budget. What was the announcement? That special focus was given to Bihar, to Telangana, to Odisha, and they have given very high amount of budget. Some 50,000 crores, 1,30,000 crores, something like that. तो ये गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, तो एक साल में, पूरे एक साल में इंडिविजुअल कंजम्पशन कितना हुआ, टोटल कंपनीज ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, फिर टोटल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या हुई, और फिर नेट एक्सपोर्ट। व्हाट इज दैट? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ उसमें इंपोर्ट को माइनस कर दो। तो जितना ज़्यादा होगा मतलब उतना अच्छा डेवलप्ड कंट्री है। तो ये सब को जब ऐड करते हो तो एक इंडेक्स बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड how much the country is economically sound. From this equation, it is clear that the higher the value of net export, the higher a nation's GDP. नेट एक्सपोर्ट इसमें ज़्यादा होगा। ये जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, इसका अभी बहुत ज़्यादा ही इस पर लोगों का फोकस है, गवर्नमेंट्स के फोकस है। क्योंकि जो बाकी चीज़ है उसमें बदलाव थोड़ा कम आता है। जो जो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं इसमें। तो हमारे में जो अच्छाइयाँ हैं, जो हमारे में जो गुण है, जो क्वालिटीज़ हैं, उसको हम यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कम से कम इंपोर्ट करें। तो इससे क्या होगा? हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन एक इसमें क्या है? कोरिलेशन एक कहते हैं, वो है क्या कि एज डिस्कस द नेट एक्सपोर्ट्स हैव एन इनवर्स कोरिलेशन विद द स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ये एक बिल्कुल ही अलग टाइप का कंसेप्ट है जो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। इसका कहना है कि अगर आप जीडीपी बढ़ाओगे, एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, तो जो नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका डोमेस्टिक करेंसी पर उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली देखो, जीडीपी जब बढ़ रहा है, कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो आपका करेंसी भी स्ट्रांग हो रहा है। बट हियर इट इज रिटन जस्ट
opposite to that. How is it? We will see here. How do exchange rates affect international trade? इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें एक्सचेंज रेट का क्या महत्व है, कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है? विद इन ए कंट्रीज एक्सचेंज रेट appreciates, the value of their currency is higher, which in turn makes their goods more expensive, thus decreases exports from the country because of their increased expenses. अब आपने जीडीपी बढ़ाया है ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इज हायर, तो क्या हुआ? आपका करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। जब करेंसी का ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग आपसे खरीदना कम पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है, मतलब अगर डॉलर का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो यूएसए में हम यूएसए से खरीदना कम पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, है ना? और वहाँ पे इंपोर्ट लोग ज़्यादा पसंद करेंगे करना, क्योंकि उनके करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है। तो बाहर में उसके करेंसी का वैल्यू ज़्यादा, जो $1 में पहले मिलता तो उससे ज़्यादा अब चीज़ें मिलेगी। समझ रहे हैं? अगर $1 का वैल्यू 83 रुपीज़ है, ठीक है, अब ये बढ़ करके 90 रुपीज़ हो गया, यानी रुपी डी वैल्यू हो गया। तो हम यूएसए से खरीदना कम पसंद करेंगे, जहां हमारे करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा है का मतलब कि एक अगर सिंगापुर डॉलर हमें ज़्यादा वैल्यू देता है हमारे रुपए का, तो हम वहाँ से खरीदना चाहेंगे। यूएसए अगर हमारे रुपीस का कम वैल्यू देता है तो हम वहाँ से कम खरीदना चाहेंगे। और दूसरी बात, जहाँ का स्ट्रांग होगा करेंसी, वहाँ की जो बिजनेस हाउसेज है, वहाँ की जो लोग हैं, वो इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा उनके लिए। As a result, the imports into that country will increase as it is cheaper to buy goods from other places. An increase in exchange rates reduces the balance of trade in a country by reducing exports and increasing imports. So it will affect your balance of trade. Export घट जाएगा, import बढ़ जाएगा. What is balance of trade? It is export minus import. If a country's imports are valued higher than their exports, the country is said to have a trade deficit and a lower demand for their currency. This drives the currency exchange rate down. और इसके कारण उसका करेंसी रेट फिर डाउन हो जाएगा, जो इतना हाई था वो घट गया। यहाँ पे आप इसको सीक्वेंस में देख लो। करेंसी, जैसे जीडीपी बढ़ा, मतलब नेट एक्सपोर्ट बढ़ा, तो उससे क्या हुआ? करेंसी अप्रिसिएट हुआ। करेंसी अप्रिसिएट हुआ तो आपका एक्सपोर्ट डाउन हो गया, क्योंकि आपके रुपए का, आपके करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। बढ़ गया तो लोग आपसे खरीदेंगे तो उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा, उनको खरीदना एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो आपके यहाँ से लोग नहीं खरीदेंगे, तो आपका एक्सपोर्ट डाउन हो गया। तो इम्पोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है, तो दूसरे जगह उसका जो आप खरीदेंगे तो एक्सचेंज में हमें आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा। और इसके कारण क्या होगा? करेंसी फिर वैल्यू हो जाएगा। तो इट इज साइक्लिकल। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन करेंसी ऑन imports include products or goods that are produced in a foreign country and sold domestically. इंपोर्ट का मतलब ये है कि हम बाहर के चीज़ों को खरीदते हैं। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी सच एज द यूएस डॉलर इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ इंपोर्ट्स। Goods produced in a foreign country become cheaper as the value of the dollar increases, because buying products made domestically is more expensive. तो जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो डिमांड ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाता है ना? तो आप बाहर से खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपकी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होगी, लोग खरीदना नहीं चाहेंगे। आप अ, अगर यूएस में यूएस डॉलर का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दूसरी कंट्री उस कंट्री से खरीदना नहीं चाहेगी, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। और इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स, जब एक्सपोर्ट्स में क्या होगा? जब करेंसी में वैल्यूएशन अगर बढ़ता है तो exports include products or goods that are produced domestically and sold to other countries. We manufacture here and sell it to other countries. A strong domestic currency results in a decreased demand for export. As we explained you,
ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो एक्सपोर्ट घटेगा। The products or goods produced domestically are more expensive than goods produced in foreign countries. आपके कंट्री में जो बन रहा है ना वो ज़्यादा महंगा है, दूसरे जगह से आप इंपोर्ट कर लें सस्ता पड़ेगा। तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा, एंड देन फाइनली व्हाट विल हैपन, योर करेंसी विल बी डिवैल्यूड। एक और कंसेप्ट है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कोई भी एक बिजनेसमैन को, एक बहुत बड़ा जैसे इंटरनेशनल कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो किस कंट्री में इन्वेस्ट करे, किस कंट्री में ना करे, किस बेसिस पे करेगी, तो वो क्या करती है, वो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स को देखती है। एक संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी। वो किस आधार पे, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के आधार पे एक इंडेक्स बनाता है, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, अगर ये ज़्यादा है, यानी उसमें उस लिस्ट में अगर आपका वैल्यू ज़्यादा है, इसका इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका रैंक अच्छा होगा। और जब रैंक अच्छा होगा तो वहाँ पे हर कंट्री के जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, कंपनियां या गवर्नमेंट है, वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट की इफिशिएंसी अच्छी है, वो बढ़ावा देती है, कोई डिले नहीं होता है काम, फॉर्मेलिटीज कम है, बिजनेस इफिशिएंसी अच्छा है, आप वहाँ से कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जल्दी होता है, काम फास्ट होता है, और बिजनेस होता है मतलब सेल भी अच्छा होता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, रोड की सुविधा अच्छी है, ट्रेन की सुविधा अच्छी है, एयर सर्विस भी बढ़िया है, बिजली है, पानी है ना, सब चीज़ है। तो ट्रांसपोर्टेशन गुड है, लॉजिस्टिक्स गुड है, तो ऑल दीज थिंग्स इफ इट इज देयर, देन योर WCI, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स विल बी हायर। इंडिया इज improving. In 2024, that rank has come to 39th, which was 43rd in 2020. So there is a remarkable this progress. Huh? In this, first position is of Singapore as per 2024, this survey, then Switzerland, then Denmark. These are the top three rankings in this list. Or why the improvements were there in Indian context? उसका कारण क्या है? Open and positive attitude for last some 4 5 years. Now the attitude is changed. Government is interested. They are attracting the foreign companies, multinational companies to come to India and invest. स्किल्ड वर्कफोर्स आपने देखा होगा, गवर्नमेंट का एम्फेसिस है स्किल वर्क पावर, स्किल मैन पावर के लिए, है ना। तो स्किल मैन पावर को जॉब अच्छा मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ा बड़ा कारखाना है, वहाँ पे काम करने के लिए आपको स्किल चाहिए। अब लेबर की ज़रूरत कम पड़ती है, लेबर की ज़रूरत कम पड़ रही है, लो लेवल का जो काम है उसके लिए मशीनें कर देती हैं काम, बड़े बड़े अर्थ मूवर्स हैं, और जो मशीन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें जो धान काटती है, गेहूँ काटती है, अनाज काटती है। तो ऑल दिस थिंग्स, those which were done by the individual people, now it is taken care of by machines. So in this situation, what is that? Skilled workforce is required. तो स्किल वर्कफोर्स की संख्या बढ़ी है, उनको जॉब जल्दी मिलता है। कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, हमारा प्रोडक्ट अगर कॉस्ट कम्पिटिटिव है तो भी वो ज़्यादा डिमांड होगा। हम्म, तो दिस हैज़ आल्सो कम इन इंडिया। ए हाई एजुकेशन लेवल, हमारा एजुकेशन लेवल भी बढ़िया बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, अभी परसेंटेज ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है। एंड economic dynamism are the top aspects that make India's economy an attractive destination for business. और इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ हर साल आप देखते हो बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, 7%, 8%, 6%, लाइक दैट एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग। ये सब कारण है कि हमारा WCI वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज इम्प्रूविंग डे बाई डे। So many countries or many multinational companies are interested to come to India. Thank you very much. I think this concept you must have understood, and it is, you also
must have found it useful for day-to-day life. Practical life में इसकी बहुत ज़रूरत है. Once again, I will come with a new concept of management to you. Thank you.